नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर बार की तरह मैं यही कहूँगा। सारे चैप्टर मैथ्स के इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 का, क्योंकि क्लास 12 एक ऐसी क्लास है जहाँ पर आप आने वाले टाइम पे भी और भी अगर कॉलेज वगैरह ज्वाइन करोगे तो हर एक मेथड आपको सीखने मिलेगा। सच में ये कॉलेज में भी आपके फर्स्ट ईयर के मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे उसमें फर्स्ट ईयर का मैथ आपका क्लास 12 का ही होता है। तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ओवर अराउंड। सो पहले आप बात करते हैं यहाँ पर कि समाकलन जो है, समाकलन के अनुप्रयोग, कि समाकलन के अनुप्रयोग है। हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इस प्रपर्स को ध्यान से समझिए बेटा। ये अनुप्रयोग है। अच्छा, मैंने आपसे पहले अवकलन के अनुप्रयोग की डिस्कस किया था, फिर मैंने आपको बताया था कि समाकलन क्या चीज़ है। आप समाकलन आप समझ चुके हैं, किसी चीज़ को जो बिखरी हुई होती है उसको समेटना होता है। इसके अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग का मतलब क्या है, इसका यूटिलाइज करके जो सवाल हम आंसर निकालेंगे उसका यूटिलाइज करके उसकी वैल्यू का सही तरीके का जो आंसर है वो निकाला जाता है, वो अनुप्रयोग होता है। यानी कि उसका उपयोगी करके, उसका यूज करके कहाँ हमारी डेली लाइफ में भी कहाँ यूज हो सकती है। जैसे आप एक बार ग्राफ देख रहे होंगे, आपके पास एक बार ग्राफ दिख रहा होगा। अब इस बार ग्राफ को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये कुछ फंक्शंस दिख रहे होंगे, f(x), g(x), है ना, कुछ फंक्शन दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं फंक्शन। तो ये जो फंक्शन दिख रहे हैं आपको f(x), g(x) या f(x), g(x), तो ये फंक्शन आप बोलोगे सर फंक्शन यहाँ कहाँ पॉइंट्स पे है। मैं आपको बता दूं ये पूरा फंक्शन है। अब ये जो एरिया है इस एरिया पे कवर कर रहा है। मतलब हम लोग अनुप्रयोग में क्या चीज पढ़ते हैं, सबसे मेन चीज एक वर्ड में आंसर बताऊं कि जिसमें एरिया के ऊपर, यानी कि जो जगह, जैसे मान लो मेरे पास ये क्षेत्रफल है, ये मेरे पास एक एरिया है। अब इस एरिया का मैंने कोई दो लाइन रोड जा रही है सपोज, तो ये रोड का गैप भर जाएगा ना। और जैसे मान लो रोड पे गाड़ियां वगैरह जाएंगी या सड़क बन जाएगी तो ये रोड भर जाएगा। अब भरने के बाद ध्यान से नोटिस करो, देखो ये वाला पोर्शन रह गया और ये वाला पोर्शन रह गया। तो ऐसे गैप वाले पोर्शन को, किसी क्षेत्रफल के गैप वाले पोर्शन को निकालने के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है समाकलन का। और इसका अनुप्रयोग भी यही चीज हम देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस देखेंगे टिपिकल। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में कि यदि कोई फंक्शन, बेटा मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ इसमें जो चीज लिखी हुई है ये बहुत ज्यादा कन्वेंशनली है। बिकॉज एक एक सवाल का जो मीनिंग है, यानी कि इस सवाल में अब तक के जितने भी हम क्वेश्चन करते आए उन सब सवालों में कोई क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का सीधा सीधा कोई मतलब था, शार्डे निकाल रही थी या भी निकालना था। बट इसमें क्या होगा, इसमें एक थ्योरी आएगी, एक थ्योरी का पोर्शन आएगा और उस पोर्शन को समझ करके कैसे आंसर आए उस चीज को हमें देखना होगा। तो यानी कि इस चीज को देखने के लिए हम लोग को एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद भी और भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर के कुछ आपको आगे जाकर क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे। पहले यहाँ देखो पहला पॉइंट, बहुत गौर से देखना प्लीज, क्योंकि ये एक एक पॉइंट पे आंसर होगा जब मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। तो यदि फंक्शन ग्रेटर देन है 0 से, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, यानी कि एक सतत है। क्या है वो? सतत। सतत क्या होता है? कंटिन्यूटी। यानी कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी बन रहा है कि यहां से फंक्शन गया, फिर यहां दोबारा दूसरा फंक्शन आ गया, देन वापस सर्कुलेट होकर फंक्शन आ गया, देन सर्कुलेट होकर फंक्शन वापस आ गया। यानी फंक्शन कंटिन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी फंक्शन जब कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी कि जो फलन है मेरे पास वो अंतराल कैसा है? अंतराल बना रहा है। अंतराल मतलब इंटरवल। जो उसका इंटरवल है वो a, b है। यानी a, b का मतलब क्या होता है? यानी कि उसकी जो a वैल्यूज है, a मान लो कोई x हो गया, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, a कोई x हो गया, कोई y हो गया, रेखीय प्रवणता में ध्यान करिए। तो a और b क्या हो गया? a और b कोई वैल्यूज रख सकते हैं, 1 2 3 4 एनी काइंड ऑफ नंबर्स, है ना। अब पर परिभाषित है जो कि वक्र क्या चीज होती है? वक्र का मतलब होता है कोई सर्कल, गोला। सादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से समझना है। वक्र यानी कि कोई सर्कल हो गया, उसका कोई आपको इक्वेशन दे रखा है ये वाला, यानी कि y = a फंक्शन ऑफ fx, यानी कि कोई फंक्शन जो है वो y के बराबर है, यानी कि y की वैल्यू के बराबर है। इस चीज को देखना है। अब देखो इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी किसके? a के अकॉर्डिंग बराबर होगी। y की वैल्यू क्या होगी? b के बराबर होगी। कि बीच के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखो आ गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। मैंने आपसे बोला था ना, इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? आप देखो लिमिट्स के लगाएंगे। अभी मैंने इसके क्वेश्चन आपको उस वाले में कराया है, अभी कराएंगे। तो फंक्शन जो है, जैसे मान लीजिए a लोअर लिमिट है, b क्या है? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट जो है हम लोग चेक करेंगे, फंक्शन जो है वो y dx के बराबर है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो किसके बराबर है? y के बराबर है। तो फंक्शन जो है किसके बराबर है? y के बराबर है। तो ये फंक्शन ट्रू हो गया। ऐसी हमें ट्रू कंडीशन करके फंक्शन को y की वैल्यू के अकॉर्डिंग
चेंज करके आंसर करेंगे। पहले तो सुन लो, जब क्वेश्चन कराएंगे तो अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, फंक्शन की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। ध्यान से देखो, इसमें और इसमें देखो डिफरेंस कितना है, यह वैल्यू फंक्शन कम होना चाहिए और जीरो जो वैल्यू जीरो के जीरो बड़ा होना चाहिए इस फंक्शन की वैल्यू, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो से कम वैल्यू आनी चाहिए। तो एक सतत फलन होगा, तब वो एक सतत फलन होगा, तब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि फंक्शन x बराबर y(x) बनेगा ही बनेगा वक्र पर तो y बराबर fx बनेगा ही बनेगा वक्र, यानी कि किसी सर्कल के वक्र बोले तो यहाँ पर पृष्ठ को बोलेंगे, जैसे कटकर स्पर्श कर रही है, ये भी स्पर्श कर रही है, ये वक्र हो गया। तो इसी वक्र पे क्या करेगा, x एक्सिस होगा, x बराबर a, x बराबर b, जो कि बीच में घिरे हुए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो उसमें किस कैसे निकालते हैं, इसमें मोड में निकालते हैं। देख रहे हो यार, देखा जाए तो दिमाग में अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छे से घुस गया तो ये इतना इजी है। अगर हम लोग लिमिट ज्यादा की बात करेंगे तो सिंपल क्या होगा, फंक्शन और उसी फंक्शन की वैल्यू आप पुट कर देंगे। अगर वो लेस देन हुआ यानी वैल्यू कम हुआ तो उस किस में रख देंगे, सिर्फ मॉड में। मेथड और फॉर्मूला सब सेम है। गौर से देखो कि फंक्शन जो है y है, इधर भी y है, इधर फंक्शन ऑफ fx है, यहाँ भी फंक्शन ऑफ x है, बट कंडीशन इज व्हाट, दैट इज मोड, मॉडिफिकेशन। जो ये मॉड लग रहा है, जो वैल्यूज आएगा आंसर करके, वो वैल्यूज को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बना देगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, मॉड में कोई चेंजेस नहीं होता, केवल नेगेटिव से पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद बात करते हैं कि वक्र जो है फंक्शन ऑफ, अगर मान लो बराबर हुआ तो क्या करेंगे, तो फंक्शन जब बराबर होगा तो y(x) y = c एंड y = d के बीच के घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। यानी कि ध्यान से देखो, अगर x के बराबर fx हुआ, यानी कि x जो है, x क्या है यहाँ पर, x आपकी x एक्सिस से ये रहा, अब ये फंक्शन जो है वो y बराबर c है, यानी कि y बराबर क्या है, c है, c के अकॉर्डिंग है, ऐसे करके c के अकॉर्डिंग है ना, y बराबर d है, तो ये d के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब इसके आगे नंबर जो बनेगा वो d बनेगा। तो ऐसे क्षेत्रफल जो घिरेंगे वो फंक्शन यहाँ यूज करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ, अगर x यूज करेंगे तो फंक्शन ऑफ क्या निकलेगा, y, अगर y यूज करेंगे तो फंक्शन ऑफ क्या निकलेगा, x। बहुत सिंपल सी बात है, फंक्शन ऑफ fx है तो क्या निकल रहा है, y, अगर फंक्शन ऑफ x है तो फंक्शन ऑफ क्या निकलेगा, y, दैट्स इट। अगर x है तो y निकल रहा है, अगर x है तो y निकलेगा, लेकिन फंक्शन के रूप में निकलेगा। यहाँ फंक्शन के रूप में क्या था, x, तो क्या निकल रहा था, y, यहाँ फंक्शन के रूप में क्या है, y है इस बार, और निकलेगा क्या, x। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, वक्र के y f फंक्शन जो है y अक्ष के बीच बाईं ओर स्थित है, जो कि फंक्शन जो है x बराबर f y हो सकता है, यानी y अक्ष पे y = c y = d के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल देखिए मोड में निकल गया। इसी चीज को मोड में कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना, जब वैल्यू फंक्शन जो है बराबर होगी लेकिन बाईं ओर होगी। ये कौन सी ओर है, ये समझ लीजिए आपकी दाईं ओर है, और ये कौन सी ओर होगी, ये होगी आपकी बाईं ओर। लेकिन फंक्शन जो है yc होगी, yd होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम के सेम ऐसे रहेगा, बस मॉडिफिकेशन हो जाता है। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए इसे नंबर 5 क्या है, नंबर ऑफ 5 जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ बिलोंग्स कर रहा है, क्या कर रहा है, x बिलोंग्स a, c के लिए कोई फंक्शन अगर ग्रेटर देन है, यानी वैल्यू ज्यादा है, क्या है, वैल्यू ज्यादा है तो 0 से, वो भी किससे, 0 से, तो तथा x बिलोंग्स करेगा c और d में के लिए फंक्शन ऑफ fx बड़ी होगी वैल्यू 0 से, जहां a ग्रेटर देन, देखो बार-बार वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, तो d से। तो वक्र पर हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन ऑफ yx एंड x पे x बराबर a, x बराबर b के बीच के सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा। यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंस हुआ, मतलब डिफरेंट मान लो, अगर मान लो जो कंटिन्यूटी है वो पहले इस फंक्शन पे आई, देन इस वाले फंक्शन पे आई, देन इस वाले फंक्शन पे आई, तो फंक्शन बार-बार रिडंट करेगा, अलग-अलग होगा, तो इट मींस क्या होगा, a to c होगा, फिर वही फंक्शन देखो यहाँ c, यही फंक्शन यहाँ c सेम होगा और वही b होगा, यानी c से c हट जाएगा तो a और b का ही फंक्शन होगा। बट ये बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्रफल है, जैसे मान लो मुझे इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात निकालना होता है, अगर मान लो मुझे इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं ये वाला हिस्सा काट दूंगा, भाई मैंने हिस्सा काट दिया, इस हिस्से में मैंने ब्लॉक करके भर दिया, तो मुझे ये वाला जो हिस्सा खाली है इसका क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा। तो वही क्षेत्रफल मैंने क्या मान लिया है, यहाँ c मान लिया कि ये वाला जो है, ये वाला लाइन a है, ये वाला लाइन b है, और ये वाली जो निकाली है हमने क्षेत्रफल जो खाली है उसको c कहते हैं। तो ये रिडंट करके वैल्यू हमारा सॉल्व करेगा। तो यदि x बिलोंग्स करेगा, x जो है वो नंबर ऑफ बिलोंग्स करेगा a और b में, तो इसमें क्या होगा, तो क्षेत्रफल जो होगा फंक्शन ऑफ fx
ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ gx। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो फंक्शन gx से बड़ी होगी। तो इससे क्या है, वक्र में जो है फंक्शन हमारा y बराबर fx है, तो बराबर y बराबर gx होगा फंक्शन, यानी एक का फंक्शन fx y लेंगे, एक का फंक्शन हम लोग gx लेंगे, जो कि x बराबर a। अब हम x बराबर b के बीच के घेरों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है a to b का a to b, तो फंक्शन ऑफ gx माइनस फंक्शन ऑफ fx और gx को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो फंक्शन हमारे पास ये वाला होगा, जो फंक्शन हमारे पास ये वाला होगा। लास्ट नॉट लीस्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये तो बेटा हमें यूज करना ही करना है 102%। इस सवाल का मैंने ये आप पहला वाला 102% बोला है, आप देखो इसे कैसे करेंगे। तो ये जो फंक्शन है वो a से क्या है, लिमिट अपर है यानी c है, तो फंक्शन ऑफ gx क्या है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने पिछली बार देखा, अगर दो फंक्शन हुए, लर्न कर लो मेरे साथ, दो फंक्शन हुए तो दोनों फंक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट करके तब जाके इंटीग्रल निकालेंगे, तब उस इंटीग्रल निकालने के लिए लिमिट रख देंगे। तो ध्यान है, लिमिट कब रखेंगे, जब दोनों फंक्शन को घटा करके लिमिट रख दिया जाएगा। तो यही आपको पॉइंट ऑफ व्यू लर्न कर लेते हैं। तो हमें इसे 2 बार सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए। काला जादू कर दिया तेरी। देखिए अब ये हमारा पहला सवाल है, और पहला सवाल क्या है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतने समीकरण से एवं रेखाओं से x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी इसमें कि आप सोचोगे सर चतुर्थांश क्या है। अगर आपको पता है चतुर्थांश क्या है तो मैं आपको बता दूं क्लियरली। चतुर्थांश क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कभी नोटिस किया होगा, इस टाइप से आपके एक 4 सेक्टर बनते थे, जिसमें s y y डैश x डैश। क्या होता था, ये x एक्सिस होता था, x एक्सिस बोले तो अक्ष है ना। उसके बाद क्या करते थे, इसे भी हम लोग अक्षी पढ़ते, y एक्सिस है ना, ये भी एक्सिस हो गया और ये भी एक्सिस हो गया कि नहीं हो गया। अब बात गौर से समझिए, जब ये एक्सिस हो गए हमारे पास 4 अक्ष होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इन चारों चतुर्थांश जो है इस प्रकार से होते हैं। उसने ये कहा कि प्रथम चतुर्थांश पे एक वृत्त, प्रथम पे क्या है, वृत्त है, क्या है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत अच्छे से मजे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। वैसे गोली को अच्छे से बना लेता हूं, है ना। आपको अगर दिख रहा होगा तो चीजें समझ में आ रही है, आपको आ रही चीज समझ में। अब इस वृत्त का हम लोग को क्या निकालना है, अब इस वृत्त पर अब चतुर्थांश का पहला अक्षर निकालना है। अगर आप इस वृत्त को, जैसे मान लो, अगर मान लो मैं इस वृत्त की बात करूं, चलो मान लो मैं इस वृत्त की, फिलहाल ये वृत्त मैं अक्ष पे नहीं, इन दोनों के बिंदु के बीच में बनाता हूं, पूरे बिंदु के बीच में। जैसे मान लो मैंने ये पूरे बिंदु के बीच में बना दिया। अब इस पूरे बिंदु पर पहले मैंने वहां सेक्टर बनाया था, तो ऐसा लग रहा था कि वो बिंदु केवल उसी के लिए था, लेकिन इसने ये भी बोला है कि वृत्त की रेखाएं जो है x 0 लिमिट से 2 तक जा रही थी, यानी कि हमें प्रथम अक्ष तो ज्ञात करना ही है ना, प्रथम, तो हम इसे शैडो कर देते हैं। बहुत इजी समझ में आएगा, सीधी सी बात है। चतुर्थांश कर रहे पहला, मैंने पूरा भर दिया। मैंने आपको बोला ये प्रथम होता है हमारे पास, ये हमारे पास द्वितीय होता है, द्वितीय, ये हमारे पास तृतीय होता है, ये हमारे पास चतुर्थीय होता है, चतुर्थी। तो देखो चारों जो सेक्टर है उस चारों सेक्टर में हमने किस तरह से पूछा था, प्रथम का। तो प्रथम का मैंने ये वाला सेक्टर जो है, ये वाला पोर्शन मैंने भर दिया। अब इस वाले पोर्शन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि सर इस वाले पोर्शन का आंसर कितना आएगा, और इसी वाले पोर्शन को घिरा हुआ क्षेत्रफल हमसे पूछा है और लिमिट बोला है उसमें 0 से 2, यानी इस बिंदु पे हमारे क्या होता है, लिमिट 0, और 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, लास्ट में ऐसे ऐसे ना 1, और यहाँ पर क्या होगा 2। तो ध्यान से समझ में आ रहा है बात, 0 से 2, यानी x बराबर क्या है, 0 है, तो x बराबर 0 है यहाँ पर, है ना, x बराबर 0 है, और यहाँ पर x बराबर क्या है, x बराबर 2 है कि नहीं है। यहाँ तक पढ़ते हुए समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, कि
कि भैया हमने ये समझ लिया कि कोई चतुर्थांश है, उस चतुर्थांश का एक वृत्त बनाया हमने, एक वृत्त बनाने के बाद हमने ये देखा कि प्रथम के लिए बोला तो सिर्फ प्रथम को शैडो कर दिया, प्रथम को हमने फिल कर दिया, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर रहा हूँ, वृत्त प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये चीज थी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है क्या है, ये वैल्यू, यानी कि क्या करेंगे, जैसे मान लो y को तो हम यही रहने देंगे। मैंने बोला था ना पीछे वाले, अभी मैंने इससे जस्ट अभी आपको थ्योरी में एक चीज बताई थी, बेटा ध्यान है कोई भी चीज बनाओ y बराबर mx प्लस c बनाना, ये चीज आपको हमेशा बननी चाहिए, यानी y बराबर कोई इक्वेशन बनना चाहिए। तो y बराबर तो यही है। अब जैसे मान लो मैंने y स्क्वायर यही है, मैंने x को ढकेल दिया, जा भाई वहां 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखो, मेरे पास y बराबर सेम ऐसे मिल गया कि भाई y है mx है, mx बोले तो ये x वाला श्रेणी का प्लस c कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब मेरे को y बराबर एक इक्वेशन यहां पर मिल जाती है, मिल गई। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, अब हम पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं थोड़ी सी, कि जैसे मान लो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वैल्यू आने के बाद क्या होगी कि जैसे मान लो मैं डिस्कस करना चाहता हूं अब इस वैल्यू को अपने वैल्यू इंटीग्रेशन में रखने का, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में रखना है वैल्यू, है ना। इंटीग्रेशन में लिमिट कितनी है, सबसे पहले 0 से 2, बहुत सीधा आंसर है, बहुत सीधी सी बात है। आपको जो भी इक्वेशन दे रखूंगा उसको y की ओर भेज दो, y निकालो, फिर उस इक्वेशन की लिमिट हमें 0 से 2 हमें दे रखी है, 0 से 2 दे रखी है, और उसका इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बेटा मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूँ, और प्लीज आप मेरे समाकलन में मैंने आपको एक मानक समाकलन बताया था और उसके मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, और याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इस 4 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx आ गया, है ना। मैं ये चीज लिख सकता हूँ। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करके आना। इसका फॉर्मूला होता है x/2 हो गया, सेम यही चीज आ जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपका क्या आएगा, माइनस माइनस आ जाता है फॉर्मूले में, फिर x/2 आ जाता है साइन इनवर्स x अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है उसमें। अब ध्यान से देखो, मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पुट करूंगा, बहुत गौर से देखना। जैसे मान लो पहले तो 2 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। सेम यही चीज हम लोग यहाँ उतार देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 4/2 आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, x/2 हो जाएगा, यहाँ x होगा, ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, क्योंकि याद हो जाएगा x बताया मैंने। ये 4 आया इसकी वजह से, कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आता है। अब जब ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और बस इसको थोड़ा समझ लेना है, समझ लिया। लिमिट कितना है, 0 से 2, तो लिमिट है 0 से 2 लिमिट है। अब पहले लिमिट क्या रखेंगे, 0, फिर क्या रखेंगे 2। अगर 0 रखेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर 2 रखेंगे तो 2 देखो यहाँ रखा मैंने, 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर मतलब 4, यहाँ 2 रख रहा हूँ पहले, 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया तो 0, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा 0 हो गया। अब इसी 2 को मैं यहाँ रखूँ, x/2, 2 से 2 करके 1 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि क्या आ जाएगा, -4/2। तो देखो ये वैल्यू जो है, अब मान लो मैंने यहाँ 4, मैंने बोला ना आपको, यहाँ 2 का स्क्वायर रख दिया मैंने 4, तो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्वेश्चन वाइज 0 हो गया। तो देखो यहाँ रखते हैं 2, तो -4/2, यानी कि इसे काट भी सकते हैं, अभी काट के दिखाते हैं आपको। साइन, जो साइन इनवर्स है, अब मान लो मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है, 2 रख दिया। अब जब 2 रखेंगे बेटा ध्यान से देखिए, मैंने ये वैल्यू जब यहाँ पुट कर दी, तो मैंने क्या कर दिया, 2 से 2 काट दिया, है ना। तो मेरे इसकी वैल्यू कहाँ मिल गई, 0, तो 0 हो गया सारा। ध्यान से देखो, 4/2 ये भी कट जाएगा, 2 साइन इनवर्स, अब देखो कितना है वैल्यू, 1। अच्छा, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, ये आप जानते हो 1 किसकी वैल्यू होती है, मैं बताता हूँ आपको। 2 साइन इनवर्स साइन 90 की होती है, यानी π/2 की। तो देखो मैंने साइन से साइन भी काट देने का, कि मैंने आपके इनवर्स प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं चैप्टर 3 में पढ़ाया था, वहाँ नोटिस करना ये चीज़ मैंने आपको काटना कैसे बताया, कि अंदर अगर कोई साइन बन जाता है तब वो वहाँ से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ -2 बचेगा और π/2 बचेगा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, क्योंकि ये इनटू में है सब, कट गया। क्या आ गया, माइनस का 5।
इस प्रकार से हम लोग आंसर को निकाल लेते हैं, वो भी इस माध्यम से। ठीक है, तो बहुत नोटिस करके इसे अच्छे से समझना और देखते रहना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल कराया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम पे नहीं है। पैराबोल का जो है y² माइनस 4x का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x एक्सिस पे 2x बराबर x = 2a तथा नाभिलंब से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? नाभिलंब से। अर्थात यानी कि इसका मतलब यह है कि जो आपका नाभिलंब है, यानी जो वैल्यू है वो किस प्रकार से इसको रखने के लिए। ठीक है, आप जैसे समझ लीजिए इस बात को कि पहले आपको समझ में सर पैराबोल क्या है। ये जो आपका पैराबोल है, ये पैराबोल होता कैसा है। मैं आपको पैराबोल समझाना चाहता हूँ कि पैराबोल दिखता कैसे है। जैसे मान लो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक्सिस है ना, तो जो पैराबोल होता है वो एक जैसे मान लो बॉल है, अगर हम लोग उसको ऐसे काटते हैं तो उसकी जो निशान है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो पैराबोल है कि जैसे कोई बॉल है, वो हम लोग इस फोकस में देखिए ध्यान से, मैं इस फोकस से बॉल को फेंक रहा हूँ, तो ये पैराबोल होता है कि जो आधा वलय के द्वारा एक माध्यम से स्पीड से उस चीज के एक्सिस के छूकर स्पर्श करके जाती है। कहा जाती है छूकर स्पर्श करके जाती है। अब जो ये स्पर्श रेखा है वो किस प्रकार से, इसे मान लो स्पर्श रेखा इस बिंदु को टच करते हैं और हमें इसके पृष्ठ का ये वाला हिस्सा ज्ञात करना होता है। आप बोलोगे सर ऐसा आपको कैसे पता कि ये पृष्ठ ज्ञात करना है? अब जैसे मान लो मुझे यही पृष्ठ ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला फंक्शन हमें कैसे है निकालना होता है। तो ये जो निकालना है हमें वो इस वैल्यू को सॉल्व करके निकालना है, क्योंकि इस पे क्या है हमारे पास कौन सा समीकरण है, y² = 4x। तो गौर से समझने की कोशिश करिए, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x डैश है बेटा, ये x है और ये y डैश है। तो ध्यान समझिए पैराबोल क्यों बना, जैसे पैराबोला बोलेगा तो पैराबोला मतलब क्या होगा, इस तरह से थ्रो किया जाएगा। किस तरह से? इस तरह से थ्रो किया जाएगा। वहां से ये जो लंब है यानी कि किसी कोटि x = 2a पर, तो देखो यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, इसीलिए मैंने यहाँ 2a लिखा है कि मान लो मेरे पास कोई वैल्यू यहाँ पर a होगी, उसी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2a। ये तो वैल्यू होगी जिससे कि वैल्यू क्या होगी इंक्रीजेबल होगी। तो a पहले होगा a कोण पर एकदम नाभिलंब, नाभिलंब मतलब बीचों बीच में, नाभिलंब मतलब बीचों बीच में नाभिलंब क्या होगा घिरा हुआ है, जिसको हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। प्लीज इसको थोड़ा ढंग से समझो कि जैसे कोई पैराबोला आ गया उसका इक्वेशन ये हो गया और इस इक्वेशन का जो क्षेत्रफल है वो x = 2a पर निर्धारित है, यानी कि कंटिन्यूटी है इसकी। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग इसी समीकरण को ले लेंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला था y बराबर आपको क्या बनाना है mx + c। ये माइंड में आपने फिक्स कर लीजिए। तो यानी कि 4x तो मैं ऑलरेडी दे रखा है, तो इस y बराबर ये √4 आ जाएगा। क्या मैं इस y बराबर √4 को 4 केवल अगर 4 रूट से बाहर आना चाहता है तो आ सकता है, और इस तरह से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो समाकलन हमारे पास क्या हो जाएगा 2√x, तो अभी कांस्टेंट है 2 बाहर हो जाएगा। √x का क्या होगा, √x का आपका जो सोल्यूशन आएगा वो कैसे होगा, x की पावर क्या लिखते हैं, x की पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2। अब बोलो सर 3/2 कैसे आता है, मैं एक बार सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। √x है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। और हम जब इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल का ध्यान रखते हैं कि जो पावर होती है उसमें 1 प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है 1 प्लस डिस्टेंस, है ना, है कि नहीं। अब इसके बटे 1 मान के जब मैं एलसीएम लूँगा तो x की जो वैल्यू है वो 2 × 2 अपॉन 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 + 2 अपॉन 2 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई ये चीज़? इसको और 2 बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को देख लीजिए अच्छे से। तो देखिए इसके बाद ये वैल्यू आ गई, अभी अपॉन में बेटा ये नीचे है अपॉन है, तो जो चीज़ सबसे नीचे होती है तो सबसे ऊपर आ जाती है। ध्यान से देखिए सबसे ऊपर आएगा तो 2 × 4 हो जाएगा, है ना, तो 2 × 4 हो जाएगा और आप x 3/2 लिखा रहेगा ये, और ऐसे यहाँ पर 3। अच्छा एक बात और है, आप थोड़ा सा भूलेंगे, इसमें लिमिट भूलेंगे।
लिमिट आप भूल गए, ध्यान देखिए x बराबर कितना है 2a, यानी कि 0 से शुरू करेगा कब जाएगा 2a के पास, 0 से शुरू करेगा कब जाएगा 2a के पास, है ना। तो यहाँ लिमिट लगेगी बेटा, ध्यान है लिमिट जो है आपकी लगेगी 0 से 2a, ये जो लिमिट है वो बाहर ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा 0 और 2a, है ना। अभी कांस्टेंट है, ये सब बाहर चले जाएंगे, इनका कोई रूल नहीं है यहाँ पर, इस रूल को मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, बाहर लिख दिया गया। अब इसका रूल इसमें है कि x 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू, कोई फायदा है नहीं, इसीलिए क्या रहेगा 2a, तो 4/3 2a यानी कि 3i, क्लियर है ये बात। बस आप इतना करके भी सॉल्व कर देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए, ये पैराबोल का जो निकालने का तरीका है इसे अच्छे समझ लीजिए। बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इक्वेशन को रखा, मैंने दोनों का समाकलन किया, समाकलन करके हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे गौर करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्या है, इस रोल को देखिए। सबसे पहले क्या है कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो दिखाई है कि पैराबोला जो है हमारे पास y = 4x है, 4ax कि इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्र a/3a² होगा, यानी कि यही आंसर है और हमें यही आंसर निकालना है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा दे देता है, कभी आप सोचोगे ये कोई वैल्यू है और उन्हें निकालना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले इसका पैराबोल बनाते हैं। तो पैराबोल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता ही ऐसी टाइप का बनता है, तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड में फिक्स कर लेना, भाई मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ को आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये बन गया। अब इस ग्राफ को गौर से देखिए, मैंने आपसे बोला ये ग्राफ में क्या है, जीवा खींची गई है। क्या खींची गई है, जीवा। अच्छा जीवा किसी चीज़ को कहते हैं, जीवा बोले तो हम लोग उस चीज़ को कहते हैं, जैसे मान लो कोई व्रत है, अब उस व्रत का कहीं भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा, जैसे हम बोले कोई भी हिस्से का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास व्रत है और उस व्रत का कोई भी हिस्सा की, जैसे मान लीजिए व्रत है मेरे पास, अब इस व्रत का कोई भी हिस्सा कहीं से भी काटा जाए तो उसको उसका जीवा कहते हैं। तो जीवा, ध्यान रखिए, जीवा किसे कहते हैं, किसी भी व्रत का किसी भी हिस्से को काटा जाए तो उसे क्या बोलेंगे, जीवा कहेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा। यानी कि यहाँ से अगर हम कोई लाइन इस तरह से काट दे तो ये क्या कहलाएगी, इसकी जीवा कहलाएगी। जैसे मैंने ये लाइन खींचा था, ये क्यों खींचा था, क्योंकि उसने कोटि बोली थी, और जब कोटि बोली थी तो वैल्यू यहाँ पर a आ गया था, फिर 2a आ गया था, इसीलिए यहाँ पर हम एक जीवा खींच देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब बेसिकली हमारा समीकरण तो y² = 4ax तो है ही है, बेसिकली ये तो हमारी चीज़ नेसेसरी है, और हमें बस पता है कि ये y है, ये हमारे पास x है, केवल x है, ये x डैश है ना, ये y डैश है, ओके। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो साइड है, ये जो भाग है, ये भाग निकालना। आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चल जाता है कि ये वाला साइड आप भर देते हो, कभी ये वाला साइड भर देते हो, तो बेटा वो बार बार बोलता है नाभिलंब है तो मतलब आपको बीच वाली चीज़ को भर देना है। बेटा जब वो आपको जीवा के लिए बात कर रहा है तो देखो जीवा में ये चीज़ साइडों पे भर जाती है, क्योंकि हमें एक्सेस के ऊपर निकालना है। अगर y की वैल्यू है तो कौन से निकालना है, एक्सेस के ऊपर। अगर यहाँ x लिखा होगा, सपोज भाई क्वेश्चन हम ऐसे कराएंगे कि जब यहाँ पर x लिखा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, उसको नीचे निकालेंगे। सॉल्व ऐसे करेंगे जैसे करते आए हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जो अगर यहाँ x² होता तो पैराबोल जो होता वो नीचे की ओर बनता। ये फोकस आपने माइंड में रख लीजिए कि जब भी अगर पैराबोल y है तो हम लोग x की तरफ ही बना रहे हैं। अगर यहाँ पैराबोल x होता तो ये कहाँ बनाते, नीचे की ओर, यानी कि बॉल कुछ इस तरह से दिखती, कुछ इस तरह से इंटरफेस बनता है। देखिए इस तरह से इंटरफेस होता है, जैसे नीचे की ओर, इस तरह से। जब ये कब होता है, जब यहाँ x² = 4ax ये वाला सिस्टम होता, तब हम ये अप्लाई करते हैं, वो भी कहाँ, यहाँ पर। क्लियर होने के बाद फोकल ऐसे होता, फिर यहाँ से फोकल नहीं होता, फोकल यहाँ से होता। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग और थोड़ा नोटिस कर लेते हैं कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले हम लोग को पता है इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि y² = 4ax है, तो y हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √4ax लिख सकते हैं। तो y² 4 को हम 2 लिख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, √ax अंदर फंसा रह जाएगा, ठीक है। और उसमें भी सबसे बेसिकली क्या चीज़ है कि पहले √ एक कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट ही रहेगा, और √x आप अलग लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे, तो देखो ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो √x का केवल सॉल्व होगा। अच्छा अब लिमिट कैसे रखोगे, लिमिट भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिमिट की वैल्यू रखोगे कैसे। तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पर फोकस करो चित्र को, अब ये फोकस करो चित्र में कि जैसे मान लो मुझे लिमिट की वैल्यू रखनी है, तो क्या रखेंगे बताओ, लिमिट की वैल्यू क्या रखेंगे। तो लिमिट की वैल्यू बेटा हम लोग ये रखेंगे, जैसे चलो मैं ये बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा पहले सोच लिया करो, जब भी मैं सोचूं तो आपको सोचना चाहिए क्योंकि इससे माइंड तेज होता है। देखो यहाँ लिमिट हमें पहले से डिसाइडेड करनी है, यहाँ डिसाइडेड था, यहाँ 2a था, तो मैंने आपको डिसाइड नहीं, तो मैंने अपने मन से मान लिया कि a से स्टार्ट है भैया, है ना।
पहले ए था, देखो ए था, फिर वहाँ पर 2a हुआ था ना पिछले क्वेश्चन में। ऐसे ही हमने स्टार्टेड मान लिया भाई ए से लाइन तो जीवा पर कोई लाइन अगर काट रही है इस लाइन पे एक्सिस पे तो वो ए ही होगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग 0 से लिमिट क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, y = 2a अंडर रूट। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास यहाँ पर a है 0 है, तो ध्यान देखो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसे। अब 1/2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये जो चीज़ है वो 3/2 यहाँ भी आएगा नीचे, यानी कि √a और यहाँ 2 आ जाएगा, इक्वल टू 4 है, y आ जाएगा। तो 2 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे ये जैसे ऊपर गया था नीचे से, ऐसे नीचे से आपका यहाँ पे ऊपर गया था 4 बन गया था, ऐसे ये भी ऊपर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 4 बन जाएगा। ठीक है, 4√a। अब इस x अभी देखो लिमिट हमारा कुछ नहीं हुआ है, लिमिट अभी मैंने रखा भी नहीं है, ध्यान है इस बात का। केवल मैंने जो कांस्टेंट पार्ट था उसे मैंने बाहर कर दिया, तो ये बात बाहर करना ही ज़रूरी था हमारे सबसे मेन चीज़। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये करेंगे, इस सवाल को नोटिस करो मैंने क्या किया है कि x की पावर 3 क्या है 2 है, तो यानी कि पहले a रखूँगा, यहाँ a की पावर क्या आ जाएगी 3/2, यानी कि a की पावर 3/2। ठीक है, उसके बाद देखो a की पावर 3/2 कैसे लिख सकते हैं, 4a/3। हमें इसको क्या ये लिख सकता हूँ, a × √a क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑफकोर्स बेटा मैं लिख सकता हूँ ना। अब मैं ऑफकोर्स मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, तो क्यों, क्योंकि देखो इस 3/2 का मतलब क्या है, अच्छा 1/2 का मतलब क्या था, 1/2 का मतलब था भाई सर √a है, 1 √a। अगर 3/2 का मतलब क्या होता है कि 1 + 3/2 1 + 1/2, तो जिसे सॉल्व करेंगे 2 × 2 2 × 1 3, ये चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम इसे एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, a का मतलब, और 1/2 का मतलब एक अंडर रूट लिख सकते हैं, a × √a लिख सकते हैं। क्लियर है बात। अब इसी चीज़ को मैं इंटरफेस कर रहा हूँ, a √a से टकराएगा तो a निकलेगा, तो a × a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a × a। अब जब a × a हो जाएगा, यहाँ 4 है और आपके पास नीचे 3 है, तो 4/3a²। अच्छा कुछ डिफरेंस लग रहा है इस आंसर में, देखो 8 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, ये हम क्रॉस चेक करते हैं। मैंने थोड़ा सा एक चीज़ को बचा के रखा था कि आपको थोड़ा सा इसमें और इन्वॉल्व कराओ, कि जब आपको ये सवाल, अब डिफरेंस देखो, इंटीग्रेशन करना तो आसान था इसका, इंटीग्रेशन कर दिया ये चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर बेटा 4 आ रहा है और आना चाहिए हमें क्या पास 8 आना चाहिए था, तो यानी कि मेरे पास यहाँ 4 रहना चाहिए था, तो मैंने मेरे छूटा है कुछ स्प्लिट किया तो देखो, तो ये क्या बेटा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 4x है, तो जो 4 है वो एक जैसे मान लीजिए मेरे पास कितने क्षेत्रफल पे है, 1 और 1, तो कितने हो गए 2 क्षेत्रफल पे। तो जब 2 क्षेत्रफल पे होता है तो हमें इसमें 2 × रखना पड़ता है। अगर क्षेत्रफल 2 है तो बेटा कितना रखना पड़ेगा 2 × तो मैं यहाँ से 2 × एक्स्ट्रा करूँगा पार्ट को, जिससे कि मेरी वैल्यू आ जाएगी 8/3 देखो प्रूव हो गया मेरी। तो बेटा ध्यान है, ये पैराबोल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इस पर फोकस ज़्यादा करें और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा समझने की, और हम लोग उससे क्वेश्चन कराते रहेंगे आगे भी जब आपके कोई और भी डाउट्स होंगे। बस इस चैप्टर में यहीं तक इस चीज़ को हम लोग समझाएंगे और डिस्क्राइब करेंगे, और आगे भी हम लोग एक टफ एक क्वेश्चन पार्ट बनाएंगे जहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे, मैथ्स में क्वेश्चन की जो पेपर में म्यूचुअली पूछा जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन जो है इसके अलावा। तो अभी ये म्यूचुअली क्वेश्चन आंसर है, इसके बाद हम लोग और भी आपके मोबाइल से रेडी करेंगे जिससे आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ इसे शेयर करें जिससे कि मैं और क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर सकूँ। थैंक यू।